Yeah, good morning students. Today our topic is amphiboolic pathway. ठीक है, this is the last point of this chapter. इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है एम्फीबॉलिक पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स और ईटीएस. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशंस, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ क्या अपना टॉपिक? हो गया था, स्टार्टिंग में हो गया था. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 फॉर्म्स, फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड क्रेब्स साइकिल्स एंड थर्ड द ETS. ठीक है, वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस. टुडे आवर लास्ट टॉपिक इज एम्फीबॉलिक पाथवे. एम्फीबॉलिक पाथवे क्या है? बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स में वी आर यूजिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मीन कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, एंड फर्स्ट ग्लूकोज, हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं. एम्फीबॉलिक, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, देन ग्लूकोज, पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड, देन acetyl coenzyme A and enter into the Krebs cycle. ठीक है, एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल. एसिटाइल कोएंजाइम जो है भाई, एसिटाइल कोएंजाइम तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म था बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स. ठीक है, बेसिकली आपको बताया मैंने, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, किसके हेल्प से? ग्लाइकोलाइसिस, yes and no. Then pyruvic acid convert into the acetyl coenzyme A. ये मैं आपको बताता हूँ, बाहर होगा मैट्रिक्स में होता है. देन एसिटाइल कोएंजाइम A जो होगा वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंटर कर जाएगा. ठीक है ना, एंड एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल. ठीक है, स्टार्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है. ग्लूकोज हम यूज करते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है. देन पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम A एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम में स्टार्ट द क्रेब्स साइकिल. ठीक है, तो जनरली यही फॉर्मेट है. जनरली जो फॉर्मेट है वो यही होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ एनर्जी और एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी को सिंथेसाइज करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, देन आफ्टर क्रेब्स साइकिल्स होता है. और क्रेब्स साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट हाइड्रोजन रिसेप्टर्स को हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स. राइट ना? ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया. तो जनरल फॉर्म तो यही है, बट we can use of fat and protein for energy. ठीक है, हम फैट को भी यूज कर सकते हैं और प्रोटीन को भी यूज कर सकते हैं. हम जानते हैं कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड्स. दोनों कौन से फूड्स में आते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स में आता है. और प्रोटीन जो है आप लोगों का बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है. बट हम इससे एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इन रेयर फॉर्म्स. कौन सी फॉर्म में होता है वो? रेयर कंडीशंस में हम लोग इसको यूज करेंगे. ठीक है, जनरली वी आर यूजिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर द एनर्जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी को प्रोड्यूस और सिंथेसाइज करने के लिए जनरली बॉडी जो है यूज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, किसको यूज करता है? कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है जनरल फॉर्म्स में. ठीक है, बट इन द फॉर्म ऑफ रेयर कंडीशंस में वी कैन यूज ऑफ फैट एंड प्रोटीन आल्सो. ठीक है, तो ये प्रोटीन और फैट जो होते हैं ये भी क्रेब्स साइकिल्स में एंटर करके, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा इनके अंदर, क्रेब्स साइकिल्स में डायरेक्टली एंटर करेंगे और एंटर करके क्या करेंगे? एनर्जी को डेवलप करते हैं. एनर्जी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं. बट इन द कंडीशंस ऑफ रेयर, व्हेन आवर बॉडी लेस इन कार्बोहाइड्रेट, जब मेरी बॉडीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो बहुत लेस हैं, मैं 2 या 3 दिन से वी आर नॉट ईटिंग ऑफ फूड, मैं फूड नहीं खा रहा हूं, ठीक है, मैं भोजन नहीं ले रहा हूं, तो मेरी बॉडी में जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट होता है वो लेस हो जाएगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो बट उसके इंस्टेड पे स्टोर भी, फैट भी मेरी बॉडी में स्टोर होता है, मेरी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, तो हम लोग वी कैन यूज ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट आल्सो इंस्टेड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट की जगह पर हम लोग फैट को भी यूज कर सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट के स्टेट्स पे हम लोग प्रोटीन्स को भी यूज कर सकते हैं. बट ये कंडीशन कब आती है? जब मेरी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा.
जब मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं होगा। हम जानते हैं कि ग्लूकोज बनता है, एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लिवर में होता है वो, ठीक है। पता है हम लोगों को एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन ही वर्क करता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज जो एक्सेस नहीं हो पाता और डायबिटीज से हमारी बॉडी कंट्रोल रहती है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती है कि जब बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन नहीं होगा, जब मेरी बॉडी के अंदर कंप्लीट ग्लाइकोजन लेस हो जाएगा, देन कंडीशन, उस कंडीशंस में मेरी बॉडी या तो फैट को यूज करेगा या फिर मेरी बॉडी प्रोटीन को यूज करेगा। किसके लिए? फॉर एनर्जी, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेगुलर रहेगा, मेटाबॉलिज्म नीड्स ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी जो हम गेन करेंगे बेसिकली वी आर गेनिंग, कहां से कर रहे हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे हैं, बट कार्बोहाइड्रेट 0% है मेरी बॉडी में, कोई स्टोर नहीं है, ठीक है। और मैं काफी टाइम से फूड भी इंजेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो दैट टाइम वी कैन यूज ऑफ फैट एंड प्रोटीन इंस्टेड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ऐसी कंडीशंस में हमारी बॉडी किसको यूज करता है? फैट को यूज करता है। हमारी बॉडी किसको यूज करता है? प्रोटीन को यूज करता है। जनरली एक्सरसाइज में क्या होता है, ट्रेनर आपको ये तो बोलता है कि आप कम से कम खाना खाएं और ज्यादा एक्सरसाइज करें। तो जो आपकी बॉडी कम खाना खाएगी तो आप मतलब खाना ले नहीं रहे हो और एक्सरसाइज आप ज्यादा कर रहे हो, तो आपको एनर्जी की नीड्स क्या हो गई? मोर इन क्वांटिटीज में हो जाएगी। तो दैट कंडीशन आपने लिया तो बहुत कम है और आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो फिर वो एनर्जी जो है वो फैट से आती है। कहां से आती है? फैट से आती है। और आपका जो स्टोर फैट होता है वो स्लोली आपकी बॉडी से लेस होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी ओबेसिटी जो है, जो मोटापा जो होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम उस फैट को यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग ऑफ एक्सरसाइज। जितनी एक्सरसाइज करूंगा उतनी एनर्जी गेन होगी, जितनी एनर्जी मुझे चाहिए, जितनी एनर्जी मुझे नीड्स है, वो एनर्जी मैं कहां से लूंगा? फूड तो मैं ले नहीं रहा हूं, तो मैं वो एनर्जी में फैट को डिसॉल्व करके लूंगा। कभी भी ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है, तो हम एक्सरसाइज ज्वाइन करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ही वही होता है। एक्सरसाइज का मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी नीड्स इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी नीड्स इंक्रीज होगी तो बॉडी फैट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, फैट को यूज करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि बेसिकली ओबेसिटी का फर्स्ट रीजन फैट ही है। ओबेसिटी का जो रीजन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन तो स्टोर होता ही नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है नहीं, इतना स्टोर होता है नहीं, वो तो लीवर में ग्लाइकोजन फॉर्म में। बाकी जो आपका मस्कुलर फॉर्म्स है, मस्कुलर फॉर्म्स में जितने भी एपिथेलियल फॉर्म जो होती है बॉडीज की, वो उसमें बेसिकली फेट लेयर होता है, एडिपोज लेयर आपने सुना होगा, उसमें फेट स्टोर हो जाता है ज्यादातर, ठीक है। फेट यूज होता नहीं, जनरल हम लोग 2 टाइम खाना खा रहे हैं, इतना मैं वर्क करता नहीं हूं, तो फेट तो यूज होगा ही नहीं। फेट तो डायरेक्टली क्या हो जाता है? जाकर स्टोर हो जाता है। जितना ज्यादा फेट स्टोर होगा उतना बॉडी में ओबेसिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ओबेसिटी नहीं बननी चाहिए हमारी बॉडी इसके अंदर। तो फेट है एंड प्रोटीन है। तो प्रोटीन तो क्या होता है? डायरेक्टली एमिनो एसिड्स, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एमिनो एसिड्स में। These are the monomers of the protein. प्रोटीन्स के मोनोमर्स क्या हैं? एमिनो एसिड्स हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स क्या हैं? ग्लूकोज है। ऐसे प्रोटीन्स के मोनोमर्स क्या है? एमिनो एसिड्स है। ये एमिनो एसिड किसको बनाएगा? पायरुविक एसिड को बनाएगा। किसको बनाएगा? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देन पायरुविक एसिड कन्वर्ट द एसिटाइल कोएंजाइम में, एंड एसिटाइल कोएंजाइम में स्टार्ट द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अगर ग्लूकोज मेरी बॉडीज में नहीं है, मेरी बॉडी में प्रोटीन है, तो दैट टाइम प्रोटीन जो है क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड्स में डिवाइड हो जाएगा, एंड देन एमिनो एसिड्स कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड। किस में आ जाएंगे? पायरुविक एसिड में क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन पायरुविक एसिड प्रोड्यूस द एसिटाइल कोएंजाइम में, एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम में स्टार्ट द क्रेब्स साइकिल। ये हो गया प्रोटीन पाथवे। किसका पाथवे हो गया? ये प्रोटीन पाथवे हो गया, ठीक है। नाउ फैट जो है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल यहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जिसको हम लोग पीजीएल कहा था। याद करो आप लोग, पीजीएल, पीजीए, हम लोग ने काफी अच्छा खासा पढ़कर आए हम लोग, ठीक है। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड तो क्या होता है? ग्लिसरॉल क्या होता है? पहले ये पीजीएल है। ग्लिसरॉल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द पीजीएल, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 2 कंटेंट्स है फैट के पास में, एक तो है फैटी एसिड और एक है ग्लिसरॉल। 3 मोल्स ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल
आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड कन्वर्ट इनटू द 1 मोल्स ऑफ फेट। फेट का 1 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल्स और ग्लिसरॉल का सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिलते हैं, फेट बनता है। जब मुझे किसकी नीड है, फेट की नीड है, एनर्जी की नीड है, दैट टाइम फेट जो है डिसॉल्व होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और फैटी एसिड में ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसके अंदर, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू द डाइहाइड्रोक्सी, दोनों आइसोमर्स हैं, बोथ आर आइसोमर, पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। आइसोमर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं, आइसोमर्स जो होते हैं वो कैन बी कन्वर्ट इनटू द ईच अदर, दोनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। नीड किसकी है, पीजीएल की नीड है या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट की। अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन स्टार्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। किसको स्टार्ट कर देगा, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट कर देगा। भाई ये तो किसका फॉर्मेट है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेट है, एंड वी हैव डन, हम इसको पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेशन होता है वो हम स्टडी कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट से कैसे एनर्जी बनती है, फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड देन सेकंड क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल तो कंप्लीटली सब में होगा, क्रेब्स साइकिल्स कंप्लीटली सब में होगा। ग्लाइकोलाइसिस ओनली कहां प्रेजेंस हो रहा है, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स में है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस की नीड नहीं है, इसमें डायरेक्टली प्रोटीन कन्वर्ट द अमीनो एसिड्स, एंड अमीनो एसिड्स किसको बना देगा, पायरुविक एसिड्स को बना देगा, ठीक है ना। एंड पायरुविक एसिड कन्वर्ट द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड देन स्टार्ट्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। इन द कंडीशंस ऑफ फैट इज कन्वर्ट इनटू द फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। 3 moles of fatty acids and 1 mole of glycerols are connected to each other and convert into the 1 molecules of fat. Glycerols क्या है, glycerol have aldehyde group, so it's called PGAL, phosphoglyceraldehyde, ठीक है। अब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड एसिटाइल कोएंजाइम को नहीं बना सकता, तो PGAL कन्वर्ट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड बोथ आर डाई-HAP। आप याद करेंगे डाई-HAP, कैल्विन साइकिल में हमने स्टडी किया था इस चीज को, ठीक है। तो PGAL कन्वर्ट इनटू डाई-HAP, ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। PGAL किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाई-HAP में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन डाई-HAP कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड कन्वर्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम ए स्टार्ट द क्रेब्स साइकिल। ऐसे ही है फैटी एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सेपरेटली स्टार्ट द क्रेब्स साइकिल। दोनों सेपरेट फॉर्म में क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन नीड नहीं है मुझे। फेट पॉलीमर फॉर्म है एंड देन पॉलीमर फॉर्म कन्वर्ट इनटू द मोनोमर फॉर्म। मोनोमर फॉर्म्स में क्या है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, यस एंड नो, ग्लिसरॉल कन्वर्ट इनटू द PGL एंड देन आफ्टर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड देन बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर, तो नो प्रॉब्लम, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट नाउ कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम ए स्टार्ट द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। वही फॉर्मेट हमें तो इसको बनाना है। अब ये यहां से बने, यहां से बने या यहां से बने, वी नीड्स ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर द स्टार्टिंग ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल्स को स्टार्ट करने के लिए, किसको, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने के लिए नीड्स ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब वो एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस से आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, फैट से आ रहा है, प्रोटीन से आ रहा है, वी डोंट, हमें इस चीज की नीड नहीं है। वी नीड्स ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए, हमें किसकी नीड है, एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर द स्टार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने के लिए मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी क्या है, जरूरत है। समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम स्टार्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम कहां से कैसे कैसे आ रहा है, ये तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेट हो गया जो वी हैव डन, ठीक है। प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स बनेंगे एंड एमिनो एसिड्स कन्वर्ट टू द पायरुविक एसिड, देन आफ्टर एसिटाइल कोएंजाइम में। फेट में क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, फैटी एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, बट ग्लिसरॉल जो है वो पहले PGL में कन्वर्ट होगा, फिर PGL आइसोमराइज होगा, मीन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, and then HAP convert to the acetyl coenzyme A and start of the Krebs cycles। बट ये दोनों कंडीशंस जो है वो रेयर फॉर्म से, कौन सी फॉर्म है, रेयर फॉर्म है, कि जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, बॉडी कार्बोहाइड्रेट लेस हो जाता है, दैट टाइम बॉडी यूज ऑफ द प्रोटीन्स ओवर फैट। तो बेसिकली किसको यूज करेगा, फेट को यूज करेगा, किसको यूज करेगा,
फेट को यूज करेगा। दिस इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे, दिस इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे, जहां पर मैं एनर्जी के लिए प्रोटीन भी यूज कर सकता हूं, एनर्जी के लिए फैट भी यूज कर सकता हूं। वी कैन यूज ऑफ प्रोटीन एंड फैट इंस्टेड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। रेगुलर फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है? ये रेगुलर फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से करते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक्सेस ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो बॉडी नीड्स ऑफ द ग्लूकोज, सो ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन, दोनों हार्मोनल रिएक्शंस है। दोनों कौन सी रिएक्शंस है? हार्मोनल रिएक्शंस होती है ये, ठीक है। तो आप इन चीज को क्लियर कर लें। एम्फीबॉलिक पाथवे दिस इज द नॉर्मल फॉर्म जो हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स में स्टडीज किया था, ठीक है। ये है प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, पायरुविक एसिड्स, फैट, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल पीजीएल, डाईएचएपी, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड फैटी एसिड डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए आना चाहिए, वो कैसे आता है? डोंट नो, हमें पता नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे। नाउ वन पॉइंट इज लेफ्ट, आरक्यू। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी इसको आरक्यू। एंड आरक्यू क्या है? आरक्यू इक्वल ऑफ द volume of CO2, volume of CO2 released and volume of O2 used, volume of O2 used, ठीक है। RQ है the ratio of the volumes of CO2 released and volume of O2 used, it's called रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। भाई किसी भी आप रेस्पिरेशंस पढ़ रहे हो तो रेस्पिरेशंस में क्या होता है? बेसिकली हम लोग O2 यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन, फॉर द ऑक्सीडेशन। जैसे जनरल में आपको कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू बताऊं, हम यहां पर लिखें आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम लोग आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टडी करें तो कार्बोहाइड्रेट का इक्वेशंस क्या है? वो है मेरे पास में C6H12O6 प्लस 6O2 एंड 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स, राइट। दिस इज द इक्वेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यूज करें ना फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। हम फैट भी यूज कर सकते हैं, हम प्रोटीन्स भी यूज कर सकते हैं, बट व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कि जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, O2 के साथ कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज्ड होगा, देन उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है और फॉर्मूला क्या है? आरक्यू इक्विवेलेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ CO2 रिलीज्ड एंड वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड, ठीक है ना। ये किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, किसी भी रेस्पिरेटरी रिएक्शंस के अंदर CO2 का कितना वॉल्यूम रिलीज हो रहा है और कितना वॉल्यूम आपने यूज किया है, कितना वॉल्यूम आपने यूज किया है। तो फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कार्बोहाइड्रेट्स के 1 मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए वी आर यूजिंग 6 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। कितनी वॉल्यूम है? 6 है कि नहीं है? और रिलीज कितनी हो रही है? 6 हो रही है, यानी कि इक्विवेलेंस ऑफ द 6/6, क्योंकि CO2 कितना रिलीज हुआ? 6 है, O2 कितना यूज हुआ? 6 है, तो 6/6 इक्वल ऑफ द 1। तो व्हाट इज द आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इक्विवेलेंस ऑफ द 1। किसके इक्वल है? 1 है। 1 का मीन क्या हो गया कि जितना हम O2 को यूज कर रहे हैं उतनी ही सेम क्वांटिटीज में हम CO2 क्या करते हैं? रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? उसको CO2 को रिलीज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना, दोबारा समझना इस चीज को कि कार्बोहाइड्रेट, द आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज द आरक्यू? व्हाट इज द आरक्यू? आरक्यू क्या है? द रेशियो
the ratio between of the volume of CO2 released and then volume of O2 used. It's called respiratory quotient. It's called respiratory quotient. ठीक है, the ratio of the volumes of CO2. वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 आप रिलीज कर रहे हो और कितना वॉल्यूम्स ऑफ O2 आप यूज कर रहे हो, उन दोनों का जो रेशियो बनेगा, रेशियो क्या बना 6/6 इक्विवेलेंस ऑफ द 1, इक्विवेलेंस ऑफ द 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं, मुझे लर्न नहीं है, थोड़ा हम देख लेते हैं, बुक है आज मेरे पास। ठीक है, आप फेट का देखें, आप ये हो गया। फेट का देखेंगे तो फेट का फॉर्मूला क्या है? फेट का फॉर्मूला है C44H19O6, C44H98O6 प्लस 145O2 इक्विवेलेंस ऑफ द 102 CO2, 102 CO2 प्लस 98 H2। ठीक है, दिस इज द इक्वेशंस ऑफ फेट। ये किसका फॉर्मूला है? फेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है। अब फेट के मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग 145O2, 145O2, यानी O2 कितना यूज कर रहे हैं 145 और CO2 कितना रिलीज किया 102। तो यहां पर क्या आएगा 102 डिवाइड बाई 145, तो अप्रोक्स कितना आएगा ये आएगा 0.7। कितना आएगा 0.7, यानी कि RQ ऑफ फेट किसका है? ये फेट का है। ये किसका है? फेट का RQ है। किसका है ये RQ? फेट का। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस ऑफ फेट। क्यों? क्योंकि आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीजन हम कितना यूज कर रहे हैं 145 यूज कर रहे हैं और CO2 रिलीज कितना कर रहे हैं 102, यानी जितना मैं ऑक्सीजन रिलीज यूज कर रहा हूं उतनी क्वांटिटीज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या रिलीज नहीं हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट में तो क्या था, जितना हमने यूज किया उतना रिलीज किया। O2 कितना यूज किया 6 मॉलिक्यूल्स, CO2 कितना रिलीज किया 6 मॉलिक्यूल, तो 6/6 हो गया। तो क्या आया था उसका रेशियो 1 आया था। लेकिन RQ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज एंड वॉल्यूम ऑफ O2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ RQ। ये क्या है? द फॉर्मूला ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का क्या ये फॉर्मूला है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द CO2 रिलीज एंड देन वॉल्यूम ऑफ द O2 यूज इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो बनता है, इन दोनों भाई रेशियो तो हो गया ना, फ्रैक्शंस में आ रहा है तो क्या आ गया रेशो हो गया, कि इसका और इन दोनों का जो रेशो है दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना आया 1 आया, फेट का RQ कितना आ रहा है अप्रोक्स 0.7 आएगा, अप्रोक्स कितना आएगा 0.7 आएगा। ऐसे प्रोटीन का जो होता है, प्रोटीन का कितना होता है अप्रोक्स, प्रोटीन का होता है अप्रोक्स 0.7 टू 0.9, क्यों प्रोटीन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, तो 0.7 टू 0.9 हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम इरेज कर देते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब अनएरोबिक में क्या होता है C6H12O6 प्लस O2 तो होता ही नहीं इसके अंदर, 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। पढ़ा हम लोगों ने, बता रखा है मैंने एक चीज कैसे बनेगा। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अगर मुझे इसका निकालना पड़े रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, तो देखो CO2 तो मेरे पास रिलीज हो रहा है बट O2 तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, O2 मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो व्हाट्स द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो गया 2/0, 2/0, क्योंकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 कितना रिलीज हो रहा है 2 हो रहा है, बट O2 क्या हो रहा है, हम जानते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन विद द एब्सेंस ऑफ O2 होता है, ऑक्सीजन यहां पर यूज्ड होता ही नहीं है। तो 2/0 इसका वैल्यू क्या आ गया इनफिनाइट। क्या वैल्यू आ गया इनफिनाइट वैल्यू आ जाएगा इसका।
ठीक है, क्योंकि किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनाइट आएगी। ठीक है, तो ये हो गया द आरक्यू ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या हो गया, ये आरक्यू हो गया, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मीन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ CO2 रिलीज एंड देन वॉल्यूम ऑफ द O2 यूज, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। यानी इन दोनों का जो रेशियो बन रहा है वो आरक्यू है, वो क्या है, आरक्यू होगा। ठीक है, तो आप ऐसे सबका आरक्यू निकाल सकते हो। मतलब आपको देखना किसी भी कंपाउंड्स को, किसी भी कंपाउंड या किसी भी प्रोडक्ट्स को, किसी भी प्रोडक्ट क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करना है, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना O2 आप यूज कर रहे हो और कितना CO2 आप रिलीज कर रहे हो, वो है आप लोगों का आरक्यू। उन दोनों का रेशो क्या है, इट्स कॉल्ड आरक्यू। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट का बताया 1 आया, ठीक है, दिस इज द फेट, क्या आ रहा है 0.7 आ रहा है, प्रोटीन का कितना आता है आपको 0.7 to 0.9 आता है। दिस इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में वी आर नॉट यूजिंग ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के लिए हम O2 यूज करते नहीं है, बट CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीजिंग फॉर्म में है, कितना है 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2/0 इक्विवेलेंस ऑफ द इनफिनाइट, क्या हो गया ये इनफिनाइट हो गया। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हो चुका है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑन माय बिहाफ। आप कितना स्टडीज कर रहे हो आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया से नहीं है। जो स्टूडेंट्स फर्दर नॉलेज को लेके स्टडीज कर रहा है आई थिंक वो पढ़ रहा होगा, और जिसको लग रहा है कि हम प्रमोट हो जाएंगे, स्कूल कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, बेटा ऐसा सोचना किसी भी स्टूडेंट्स के लिए राइट नहीं है। स्टूडेंट्स का वर्क है स्टडी। हम घर पे बैठे हुए हैं, आपको प्रॉपर वीडियोस मिल रहे हैं, आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, बट मैं काफी टाइम से आई एम वॉचिंग द लास्ट 3 to 4 डेज मोर देन 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स से ज्यादा बच्चे कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स क्या है, या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पे शेयर करें कि सर ये प्रॉब्लम्स है, हमारे पास मोबाइल्स नहीं होते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी हमने एक रिप्रेजेंट किया है कि जो भी लाइव क्लास होती है उसका रिकॉर्डिंग वीडियोस हम आपको सेम डेट पे डालेंगे, जिससे जो भी प्रॉब्लम अदर बच्चे जो सॉर्ट आउट कर रहे हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप लोग स्टडीज कर सकें। जैसा हो सकता है हम लोगों को स्टडीज करनी है। स्टडीज का मतलब नॉलेज है, परसेंटेज नहीं है, मार्कशीट्स नहीं है। आप ही देख लो कि यार मुझे नॉलेज की नीड है, ये नॉलेज आगे काम आएगा। विदाउट 9th और विदाउट 11th क्लास आप 10th में परसेंटेज गेन कर लोगे हार्ड वर्क करके, 12th में परसेंटेज गेन कर सकते हो, लेकिन आफ्टर 12th जितने भी एग्जाम्स ऑल एग्जाम्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स में होते हैं। अच्छे एग्जाम्स क्या हैं, कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स में होते हैं, और आप विदाउट 11th क्लास को स्टडी किए आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स को फाइट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम फाइट करना है, मुझे मेरा बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, और बेस का मीन ही 9th और 11th है। बेस का मीन क्या है, 11th क्लास है। 11th क्लास एक बहुत अच्छा स्टडी पैटर्न है। अगर हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ अदर आपके माइंड्स में कुछ चल रहा है, तो बेटा इन चीजों को अवॉइड करो। डेली जो भी वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल हो रहे हैं, जितना आपको मिल रहा है उतना भी आप स्टडी कर लोगे, जहां तक मैं मानता हूं आपके नॉलेज में किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्कूल ओपन होगा 100% है, 9th 10th 11th 12th तो 100% आफ्टर दीपावली या 1 नवंबर से स्टार्ट हो सकता है, बट दीपावली तो कंफर्म माने कि आफ्टर दीपावली 10th 11th और 12th क्लास 100% ओपन में आएंगे। तो उससे पहले जितना हमने कोर्स, अभी 2 चैप्टर मैंने पढ़ाए, आप मुझसे ऑफलाइन क्लास में कनेक्ट होते हो आगे जाकर 1 महीने बाद में, और मुझे पता लग रहा है कि यार 50% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वीडियोस देखी ही नहीं है, तो दैट्स योर प्रॉब्लम, वो आपकी प्रॉब्लम होगी बेटा। ऑफलाइन जो भी वीडियोस ऑनलाइन जा चुके हैं उन वीडियोस को ऑफलाइन में लाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, ना, पॉसिबल नहीं है। जितना टॉपिक हो चुका है उससे आगे हम आपको स्टडीज करवाएंगे। ओके, तो प्लीज जो स्टडीज पे फोकस करो, ठीक है। एंड 11th क्लास के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं बेटा। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, अगर आप नहीं करवाते हो तो आपकी प्रॉब्लम है। एंड अलोंग विथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। जो भी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है, हाई कोर्ट ने 70% का है, हाई कोर्ट में भी इसको चेंज करके 60% लेके आता है, नो प्रॉब्लम। जितना गवर्नमेंट का या हमारी जो न्यायपालिका है उसका जो भी ऑर्डर आता है उसको स्कूल फॉलो करेगा, उससे कम पैसा लेगा, उससे ज्यादा पैसा आपसे बिल्कुल भी नहीं लेगा।
ठीक है। अभी हम लोग जो आप लोगों से डिमांड कर रहे हैं ओनली फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 70%, जो हाई कोर्ट ने 70% रिप्रेजेंट किया है उसका फर्स्ट परसेंट, ठीक है। उसमें क्या चेंजेज आता है, कितना कम होता है, वो आगे एडजस्टमेंट्स हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।